हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राय और आज की इस वीडियो में हम सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे और उससे जुड़े जितने भी न्यूमेरिकल हैं हम सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक से जुड़ी जितनी भी बातें हैं सभी बातों को हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, इसके बाद हम निरपेक्ष के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से होते हुए दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो साइन आई अपान साइन आर को हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1μ2। ठीक है, 1μ2, जहाँ पे 1μ2 क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक, और ये होता है μ2 अपान μ1। ओके, और ये इक्वल हो जाएगा v1 अपान v2। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 1μ2 इक्वल टू क्या होता है? μ2 अपान μ1, जहाँ पे μ1 क्या है? पहले माध्यम का अपवर्तनांक, और μ2 क्या है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। और v1 क्या है? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है, और v2 दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है। ठीक है, ये हो गया μ1 v1 और ये हो गया μ2 और v2। ठीक है, तो ये हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया। अब यदि पहला माध्यम जल हो और दूसरा माध्यम कांच हो तो इसी फार्मूले को हम कैसे लिखेंगे? साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू हो जाएगा WμG। ठीक है, यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, क्योंकि पहला माध्यम क्या है? 1 की जगह पे क्या है? जल है, तो हमने W लिख दिया, और दूसरा माध्यम क्या है? कांच है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया G, WμG। ये क्या हो जाएगा यहाँ से? μG अपान μW। तो हमें लिखने का तरीका पता होना चाहिए। चलिए, तो ये हो गया हमारा 1μ2 का फार्मूला, μ2 अपान μ1। अगर इसी फार्मूले से हमें 2μ1 लिखना हो, ठीक है, तो 2μ1 क्या हो जाएगा? μ1 अपान μ2। ठीक है, क्योंकि 1μ2 इक्वल टू क्या है? μ2 अपान μ1 है, तो 2μ1 क्या हो जाएगा? μ1 अपान μ2। अब अगर हमें 1μ2 और 2μ1 में रिलेशन निकालना हो तो हम क्या करते हैं? दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, यानी 1μ2 इंटू 2μ1 इक्वल क्या हो जाएगा? 1μ2 क्या है? μ2 अपान μ1 इंटू 2μ1 क्या है? μ1 अपान μ2। यहाँ से देखिए μ1 कैंसिल और μ2 से कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 1μ2 इंटू 2μ1 इक्वल टू 1, या 1μ2 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 2μ1। ठीक है, ये 1μ2 और 2μ1 में रिलेशन है, तो इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए, और इसी फार्मूले पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब इसी फार्मूले पर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल लगाएंगे। अगर हमें दिया हो AμG का मान 3/2, यानी कि वायु के सापेक्ष ग्लास यानी कि कांच का अपवर्तनांक है 3/2, और आपसे पूछे GμA का मान क्या होगा? ठीक है, यानी कि AμG दिया है और आपसे पूछ रहा है GμA, तो इसी फार्मूले से GμA क्या हो जाएगा? 1 अपान AμG। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा GμA इक्वल टू 1 अपान 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3। ठीक है, ये हमारा मान हो गया GμA का 2/3। और ये जो वैल्यू है AμG का, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर सवाल में नहीं दिया है,
अभी तो मैं आगे और सवाल बताऊंगा। अगर सवाल में जी का मान जो ग्लास का अपवर्तनांक है, कांच का अपवर्तनांक, अगर वायु के सापेक्ष नहीं दिया गया है तो भी आप इस चीज को याद कर लीजिए कि 3/2 होता है, ठीक है ना। ये वैल्यू आप इसको याद कर लीजिए। अब अगर इसी तरीके से अगर दिया हो ए म्यू डब्ल्यू का मान 4/3, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3 और आपसे पूछे डब्ल्यू म्यू ए का मान क्या होगा। तो देखिए ए म्यू डब्ल्यू दिया है, डब्ल्यू म्यू ही पूछ रहा है, तो डब्ल्यू म्यू क्या हो जाएगा 1/ए म्यू डब्ल्यू, ठीक है। ये हो जाएगा 1/ए म्यू डब्ल्यू का मान है 4/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा 3/4, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो आप इस चीज को भी नोट कर लीजिए कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होता है 4/3 और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है 3/2, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब एक न्यूमेरिकल और लेते हैं हम। अगला न्यूमेरिकल है ए म्यू जी इक्वल टू 3/2 और ए म्यू डब्ल्यू का मान है 4/3, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है 3/2 और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है 4/3, ठीक है। और आपसे पूछे डब्ल्यू म्यू जी का मान क्या होगा और जी म्यू डब्ल्यू का भी मान पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको ए म्यू जी और ए म्यू डब्ल्यू का मान पता है, हमको निकालना है पहले डब्ल्यू म्यू जी। तो डब्ल्यू म्यू जी क्या हो जाएगा बताइए। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि 1μ2 इक्वल टू क्या होता है μ2/μ1, तो इसी फार्मूले से डब्ल्यू म्यू जी क्या हो जाएगा μg/μw। अब देखिए म्यू जी क्या है, कांच का अपवर्तनांक है, बट अगर इसके आगे कोई वैल्यू नहीं दी गई हो, कोई माध्यम नहीं दिया गया हो, तो हम मान लेते हैं कि पहला माध्यम क्या होगा वायु होगी, ठीक है ना। अगर केवल म्यू जी दिया है या म्यू डब्ल्यू दिया है तो आप इस चीज को मान लीजिए कि हाँ इसके आगे क्या होगा वायु होगा, ठीक है ना। अब देखिए ए म्यू जी का मान कितना है 3/2, 3/2 हो गया अपान ए म्यू डब्ल्यू का मान क्या है 4/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3। अब देखिए पलट के क्या होगा गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 गुणे 3/4 यानी कि 9/8। ये हमको मिल गया डब्ल्यू म्यू जी। अब अगर हमको डब्ल्यू म्यू जी पता चल गया तो हम जी म्यू डब्ल्यू पता कर सकते हैं, 1/, कर देंगे, ठीक है। यहां से जी म्यू डब्ल्यू क्या हो जाएगा 1/9/8 यानी कि 8/9, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, केवल फार्मूले पर ही बेस्ड है। तो इससे सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक से जुड़े जितने भी न्यूमेरिकल हैं सभी बहुत ही सिंपल हैं, फार्मूले पर ही आधारित हैं। तो इसके बाद हमारा टॉपिक कवर हो गया सापेक्ष अपवर्तनांक का। अब हम जानेंगे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। देखिए निरपेक्ष में क्या होता है कि जब हम किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष देखते हैं, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक हम निर्वात या वायु के सापेक्ष देखते हैं तो उसे हम उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि अगर पहला माध्यम हमारा निर्वात हो, ठीक है, और दूसरा कोई भी मीडियम ले लें, कोई भी माध्यम ले लें, और उस माध्यम का अगर अपवर्तनांक हम निर्वात के सापेक्ष देख रहे हैं, ठीक है, तो इस अपवर्तनांक को इस माध्यम का कहेंगे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी कि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है, ठीक है। और निर्वात का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है
वो 1 होता है और वायु का होता है 1.003। तो इसको हम लगभग 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वायु के सापेक्ष भी किसी माध्यम के अपवर्तनांक को हम उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हम वायु के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष देख रहे हैं तो वो अपवर्तनांक ही उस माध्यम का क्या होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। जैसे कि अभी मैंने न्यूमेरिकल लगाया था, वहाँ पे आपको बताया कि ए म्यू जी का मान कितना होता है, 3/2। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो हमने कांच का अपवर्तनांक लिया है वो वायु के सापेक्ष लिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब ए म्यू जी कहिए चाहे केवल म्यू जी कहिए, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। उसी प्रकार से ए म्यू डब्ल्यू क्या होता है, 4/3। यहाँ पे हमने जल का अपवर्तनांक लिया है वायु के सापेक्ष, तो ये क्या हो जाएगा हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक, और इसको हम म्यू डब्ल्यू भी लिख देंगे। ठीक है ना। चलिए अब इसका फार्मूला लिखते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक का क्या फार्मूला होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू सी अपान वी। ठीक है, जहां पे सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, और वी क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है। ठीक है, और सी का जो मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि एक नियत होता है। ठीक है ना, ये जो मान होता है वो नियत होता है। बट जो v होता है, v का मान तो नियत नहीं होता है। v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, और हम जानते हैं कि अलग अलग माध्यम होगा तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भी क्या होगी, अलग अलग होगी। लेकिन c जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल है, और जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि नियत होता है। ठीक है, अब यहां से हमको क्या मिलेगा, म्यू प्रोपोर्शनल 1/v, यानी कि जो अपवर्तनांक होता है किसी माध्यम का, निरपेक्ष अपवर्तनांक, वो माध्यम में प्रकाश की चाल के व्युत्क्रम होता है। यानी कि अगर अपवर्तनांक किसी माध्यम का अधिक होगा तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा, ज़्यादा होगा, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। और इसी प्रकार से अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी। क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि अपवर्तनांक जो है वो माध्यम में प्रकाश की चाल की व्युत्क्रम है। अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा तो v का मान घटेगा, और अगर अपवर्तनांक का मान घटेगा तो v का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो अपवर्तनांक ज़्यादा है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे हम कौन सा माध्यम कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, सघन माध्यम। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसको हम विरल कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो निरपेक्ष अपवर्तनांक या जो अपवर्तनांक होता है बेसिकली वो किसी माध्यम की सघनता या विरलता के बारे में बताता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो माध्यम बहुत सघन है, और अगर अपवर्तनांक किसी माध्यम का कम होगा तो इसका मतलब ये हमें निष्कर्ष पता चलेगा कि वो माध्यम कैसा है, विरल है। ठीक है, और निर्वात जो होता है, निर्वात के लिए क्या होता है, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 1 होता है। ठीक है, इसीलिए निर्वात जो होता है वो बहुत सर्वाधिक विरल माध्यम होता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अब यहां से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष और निकलेगा यहां से, इसी फार्मूले से। देखिए म्यू इक्वल टू क्या होता है, C/V। अभी हम केवल इसकी थ्योरी बता रहे हैं, इससे जुड़े न्यूमेरिकल भी आपको लगाएंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं
कि जो c होता है उसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब हमको यहाँ पे एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि जो c होता है वो हमेशा v से बड़ा होता है। भाई c जो है निर्वात में प्रकाश की चाल वो सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है अन्य माध्यमों की अपेक्षा। तो v का मान हमेशा c से कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा कभी। ठीक है, v का मान c से हमेशा कम होगा, ज़्यादा कभी नहीं होगा। इसलिए जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है उसका मान सदैव 1 से बड़ा होता है। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान क्या होता है? 1 से बड़ा होता है। चलिए अब इस फार्मूले से जुड़े कुछ हम न्यूमेरिकल लगाते हैं। अब बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। अब देखिए हमारा यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल लगाते हैं। अगर किसी हीरे का यानी कि डायमंड का अपवर्तनांक दिया गया है 2, ठीक है, तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? अगर हमें निकालना हो चाल, ठीक है, यानी कि एक हीरा है जिसका अपवर्तनांक है 2, तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा? म्यू इक्वल टू c/v। c का मान हमको पता है, अगर सवाल में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम c की जगह पे 3 × 10⁸ रखेंगे। तो यहाँ से हमको v निकालना है, तो v क्या हो जाएगा? c/μ। c का मान होता है 3 × 10⁸ v का मान क्या है? म्यू का मान क्या है? 2, यानी ये आ जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है, केवल फार्मूले पर बेस्ड है। नोट कर लीजिए इस चीज को। अगला सवाल है हमारा, ए म्यू जी का मान दिया गया है 3/2। आपसे पूछ रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? वीजी यानी कि ग्लास में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो फार्मूला क्या होता है? म्यू इक्वल टू c/v। तो v क्या हो जाएगा? c/μ। ठीक है, c का मान क्या होता है? 3 × 10⁸ म्यू जो है कितना दिया गया है? 3/2। तो यहाँ पे हम रख देंगे 3/2। तो यहाँ से हो जाएगा मान 3 × 10⁸ गुणे 2/3 हो जाएगा। ठीक है, पलट के गुणा हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, v का मान आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा vg का मान, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नोट कर लीजिए इस चीज को। तो ये हो गया न्यूमेरिकल केवल फार्मूले पर बेस्ड। अब हम एक और न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, तरंग दैर्ध्य से जुड़े हुए जो न्यूमेरिकल होते हैं तो वो इस फार्मूले पर नहीं लग पाते हैं। तो पहले हम एक फार्मूला बताएंगे आपको, फिर उस फार्मूले पर आधारित सवाल है जो कि तरंग दैर्ध्य से आती है उसको भी हम लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए जो निरपेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है? म्यू इक्वल टू c/v। और कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो तरंग होती है उसकी चाल होती है न्यू लैम्डा। ठीक है, जो तरंग होता है उसकी चाल होती है न्यू लैम्डा, जहाँ पे न्यू क्या होती है? आवृत्ति, और लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य होता है। तो यहाँ से c इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यू लैम्डा, और यहाँ से v इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यू लैम्डा। बट यहाँ देखिए अपवर्तन है ना, अपवर्तन में क्या होता है? आवृत्ति तो सेम होती है लेकिन तरंग दैर्ध्य क्या होती है? बदल जाती है। तो यहाँ पे c जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल है, और निर्वात में हमने तरंग दैर्ध्य मान लिया लैम्डा नॉट, और माध्यम में प्रकाश की चाल हमने मान लिया लैम्डा ही। ठीक है, अब यहाँ से न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हमको लैम्डा निकालना हो तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा? लैम्डा नॉट/μ।
इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। इसी फार्मूले से बेस्ड हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल लगाएंगे। यानी किसी भी माध्यम में अगर हमको प्रकाश की तरंगदैर्घ्य निकालनी है तो निर्वात या वायु में प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है उससे हम उस माध्यम के अपवर्तनांक से भाग दे देंगे तो हमें उस माध्यम की तरंगदैर्घ्य पता चल जाएगी। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य वायु में दी गई हो 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, लैम्डा नॉट यानी वायु में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है 6000 एंगस्ट्रॉम और आपसे पूछ रहा है कि किसी माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। ठीक है, सॉरी माध्यम नहीं इसमें दिया है, हम माध्यम ले लेते हैं ग्लास। यानी कि वायु में प्रकाश यहाँ पे लैम्डा नॉट, इसको हम लैम्डा ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या आप लैम्डा नॉट ही लिखिए, चलिए कोई बात नहीं। तो वायु में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है 6000 एंगस्ट्रॉम। आपसे पूछ रहा है कि कांच में उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो यहाँ से देखिए फार्मूला क्या था, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट अपान म्यू, जहाँ पे लैम्डा क्या है, कांच में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, और लैम्डा नॉट तो हमको मान दिया गया है, और म्यू क्या है, इस कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, और देखिए हमने आपको बताया था कि जो कांच का अपवर्तनांक होता है वायु के सापेक्ष वो क्या होता है 3/2। देखिए इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये मान आप याद कर लीजिए। अगर सवाल में दिया तो ठीक है, अगर सवाल में नहीं दिया है तो यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इस चीज़ को आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम मान रखेंगे इसका, लैम्डा नॉट क्या है 6000 अपान म्यू का मान क्या है 3/2। तो ये पलट के गुणा हो जाएगा, 6000 गुणे 2/3, ये हो जाएगा 2000, और यहाँ से 2 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। यानी कि कांच में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होगी 4000 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया तरंगदैर्घ्य से बेसिक। अब देखिए हमें ये देखना है कि अपवर्तनांक जो होता है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक जो होता है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक जो होता है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ठीक है, और माध्यम के ताप पर निर्भर करता है। ये निर्भरता बताई गई है अपवर्तनांक की, कि अपवर्तनांक किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, माध्यम पर, तरंगदैर्घ्य पर और ताप पर। यहाँ पे मैं एक फार्मूला आपको बताना चाहता हूँ, म्यू इक्वल टू होता है a प्लस बी अपान लैम्डा स्क्वायर। यानी कि ये अपवर्तनांक और तरंगदैर्घ्य में संबंध है, जहाँ पे a और b क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं कि लैम्डा जो है इसके रेसिप्रोकल है, इसके व्युत्क्रम है। यानी अगर वेवलेंथ ज़्यादा है, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, तो अपवर्तनांक क्या होगा कम होगा। यानी किसी प्रकाश के लिए, चूंकि प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें बैगनी आता है, नीला आता है, आसमानी आता है, और लाल आता है, पीला आता है। ठीक है, तो अलग अलग रंगों की जो तरंगदैर्घ्य होती है, ठीक है, किसी रंग की ज़्यादा होती है, जैसे लाल रंग है तो उसके लिए तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है, और बैगनी रंग के लिए, बैगनी प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य कम होती है। तो अगर तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी तो अपवर्तनांक क्या होगा कम होगा। ठीक है, लाल रंग के लिए अगर हम लाल रंग की बात करें तो इसके लिए तरंगदैर्घ्य जो होती है वो ज़्यादा होती है। रेड कलर का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए लाल जो रंग होता है वो हमको बहुत दूर से ही दिखाई देता है। तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इसका अपवर्तनांक क्या होता है सबसे कम होता है। जब हम आपको बताएंगे वर्ण विक्षेपण तो वहाँ पे इस चीज़ को हम डिटेल में बताएंगे। ठीक है, और जो बैगनी रंग होता है वायलेट, उसके लिए क्या होता है वेवलेंथ जो होती है यानी कि तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है। तो बैगनी प्रकाश के लिए
अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। तो ये हमारा टॉपिक समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।